हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज हम बात करने वाले हैं सुपर एंटीजेंस के बारे में। आपको पता ही होगा कि हम इम्यूनोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं। अब हमारा कंटिन्यूअस प्रयास है कि हम और भी टॉपिक्स को इन प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर सकें, फिर चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की हो, चाहे वो मॉलिकुलर बायोलॉजी की हो, चाहे वो इम्यूनोलॉजी की हो, आरडीटी की हो या एनालिटिकल टेक्निक्स की हो। इन सभी प्लेलिस्ट में कंटिन्यूअसली अब वीडियोस और अपलोड होते जाएंगे। तो आज उसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं सुपर एंटीजेंस की। सुपर एंटीजेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज का, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अबाउट सुपर एंटीजेंस। तो देखते हैं कि ये सुपर एंटीजेंस आखिर है क्या। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि सुपर एंटीजेंस जो हैं ये वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर वायरल प्रोटीन्स और दे कैन बी बैक्टीरियल प्रोटीन्स। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, ये वायरस के सरफेस के वाले प्रोटीन्स हो सकते हैं या बैक्टीरिया के अंदर वाले प्रोटीन्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के वायरस और बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं, ये बात पता है। अच्छा, अब इन जनरल केस अगर आपको आपको जानकारी होगी तो कोई भी पैथोजन किस तरीके से इम्यून सिस्टम को इवोक करता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, बी सेल्स हैं। इनमें से कोई भी सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको किल करता है और उसके पेप्टाइड जो है वो अपने सरफेस के ऊपर एक्सपोज करवा देता है। अब ये जो सरफेस के ऊपर एक्सपोज कराने का जो प्रोसेस है वो एमएचसी के जरिए होता है, एमएचसी मॉलिक्यूल्स के जरिए होता है। अब ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो है एमएचसी टाइप 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। अगर हम बात करने वाले हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, तो वहाँ पे एमएचसी 2 मॉलिक्यूल होता है और एमएचसी 2 मॉलिक्यूल के ऊपर पेप्टाइड जुड़ा रहता है जो उस बैक्टीरिया या पैथोजन को किल करने के बाद आया है। अब इस MHC2 मॉलिक्यूल के साथ ये पेप्टाइड जो है, ये दोनों चीज़ MHC मॉलिक्यूल और जो पेप्टाइड है, ये दोनों किसके साथ बाइंड होते हैं, इसको आके डिटेक्ट करता है हमारा टी सेल। और टी सेल में भी कौन सा, टी हेल्पर सेल आकर के इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक, अब मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप गौर करिए तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना रखा है, ये देखिए नीचे की तरफ, ये बुक क्यूबिक बुक का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। इट कैन बी अ बी सेल, इट कैन बी अ डेंड्राइटिक सेल, इट कैन बी अ मैक्रोफेज। ये तीनों टाइप के जो सेल्स हैं ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही कहलाते हैं। अब इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर क्या पाया जाता है, आपका MHC टाइप 2 पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, MHC टाइप 2 पाया जाएगा। ठीक, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये क्या करेंगे, उस पैथोजन को इंगल्फ करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे और उसके पेप्टाइड को MHC टाइप 2 के ऊपर एक्सप्रेस करवा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये MHC क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स हैं और MHC क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो चेन्स पाई जाती हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स की, एक अल्फा चेन है और एक आपकी बीटा चेन है। इन्हीं दोनों चेन से MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक, अब इस MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी पेप्टाइड होता है वो एक्सप्रेस करवा दिया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे देख भी सकते हैं ग्रीन कलर का एक सा मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, वो पेप्टाइड है। और ये पेप्टाइड कहाँ से आया है, पैथोजन के को डिग्रेड करने के बाद आया है। अब MHC क्लास 2 और पेप्टाइड दोनों को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, हमारे टी हेल्पर सेल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माय टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, देखिए टी हेल्पर सेल के पास अपना टी सेल रिसेप्टर होता है, इट इज हैविंग इट्स टी सेल रिसेप्टर। ठीक, अब टी सेल रिसेप्टर दो चीजों का अगेन बना होता है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। ठीक, अब इस बीटा चेन और अल्फा चेन दोनों में ही वेरिएबल रीजन्स भी पाए जाते हैं। अब खासकर मैं यहाँ पे क्योंकि सुपर एंटीजन की बात कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है इस बीटा चेन के वेरिएबल रीजन। और अगेन मैं क्योंकि सुपर एंटीजन की बात कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है MHC क्लास 2 की जो अल्फा चेन है उसमें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इन जनरल केसेस इस तरीके से टी सेल रिसेप्टर आएगा और पेप्टाइड और MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके बाद टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत सारे साइटोकाइंस को रिलीज करने लगेगा और उसके बाद इस तरीके से कंटिन्यूअस एक्टिविटी शो होने लगती है। इस तरीके की कुछ बात है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वापस कि जो सुपर एंटीजन है हमारा वो क्या काम करता है, स्पेसिफिकली वो बाइंड करेगा
वी बीटा रीजन ऑन टी सेल रिसेप्टर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी सेल रिसेप्टर में वी बीटा रीजन वेरिएबल चेन पाई जा रही है, उस वेरिएबल चेन में उस वेरिएबल चेन के साथ बाइंड करता है, बीटा चेन के वेरिएबल रीजन के साथ बाइंड करता है। और उसके साथ साथ एडिशनली ये बाइंड कर रहा है एमएचसी क्लास 2 की अल्फा चेन से भी, एमएचसी क्लास 2 की अल्फा चेन से एमएचसी टाइप 2 की बीटा चेन के वेरिएबल रीजन से बाइंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वी बीटा जो रीजन है आपका, वी बीटा रीजन, ये अगर मैं माइस की बात करूँ तो इट इज कोडेड बाय 20 डिफरेंट वी बीटा जीन्स। तो वेरिएबल जो चेन है, वेरिएबल जो बीटा चेन है, उसका वेरिएबल पोर्शन जो है इन केस ऑफ माइस 20 डिफरेंट जीन्स हैं जिनके द्वारा कोड होता है। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कोड करने के लिए 65 डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब जितने भी सुपर एंटीजेंस हैं, अभी आगे मैं आपको एक टेबल भी दे दूंगा, जितने भी सुपर एंटीजेंस हैं उन सभी की स्पेसिफिसिटी होती है फॉर वन ऑफ दीज वी बीटा वर्जन्स। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सुपर एंटीजेंस हैं इन सभी की स्पेसिफिसिटी होती है वी बीटा, किसी भी एक वी बीटा वर्जन की। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, you can see that 20 different V beta chains, 20 different types of V beta genes are present in case of mice और 65 different V beta genes are present in case of humans. That means यहाँ पे बहुत वाइड ब्रॉड वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी V beta जीन्स अवेलेबल है ह्यूमंस और माइस में अलग अलग। तो जितने भी सुपर एंटीजेंस होंगे उन सभी के साथ एक चीज तो जरूर कॉमन है कि वो वी बीटा रीजन के साथ जरूर बाइंड कर रहे होंगे। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे है स्पेसिफिसिटी फॉर वन ऑफ दीज वी बीटा रीजन्स। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है कि जो सुपर एंटीजेंस होते हैं, यानी कि ये जो सुपर एंटीजेंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें पेप्टाइड, उसमें जो सुपर एंटीजन है उसका जो स्पेसिफिसिटी, उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो एंटीजन नॉन स्पेसिफिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखें ये जो डायग्राम है सुपर एंटीजन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस केस पेप्टाइड फॉर विच टीसीआर इज नॉट स्पेसिफिक। एक ऐसा पेप्टाइड आ गया है जिसके लिए टीसीआर स्पेसिफिसिटी नहीं शो कर रहा। अभी इसको और क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, अभी आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसको और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, कुल मिलाकर के आपकी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों तरीके के एंटीजेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों तरीके के एंटीजेंस। एक्सोजीनियस का तो मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, कई बार जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह है वो आपके सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो ऐसे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर जा चुके हैं वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि वो अब सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सेल के अंदर पहुंच चुका है वायरस या बैक्टीरिया, उसको सेल को इन्फेक्ट कर दिया है। अब इन्फेक्ट करने के बाद सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या कर रहा है, कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा रहा है। और ये प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ये कैसे बन रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वायरस जो है वो एंट्री कर गया है किसी सेल के अंदर, स्पेसिफिक वायरल जीन्स होंगे जो इस तरीके के प्रोटीन्स को बना रहे होंगे और ये प्रोटीन्स जाकर के सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़ जा रहे होंगे। ठीक, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात बताऊं तो माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस देखने को मिलता है। ये एक तरीके का वायरस है, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस। ठीक, अब ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन्स बनाता है, जैसे कि ये माउस के सेल्स को इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये जो प्रोटीन्स बना रहा है, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज माइनर लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग डिटर्मिनेंट्स, MLS बोलते हैं इनको, माइनर लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर के अटैच हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप के माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अगर आप गौर करें तो सुपर एंटीजेंस के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी जो है वो आपका स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन अमंग्स द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन सर्व एज सुपर एंटीजन। तो स्टेफाइलोकोकस के जो एंटेरोटॉक्सिन्स हैं वो बहुत पोटेंट सुपर एंटीजेंस की तरीके से काम करते हैं, जैसे कि SEA,
SEB, SEC 1, 2, 3, 4, इसके बाद अलावा टॉक्सिक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को काफ़ी पूछा जाता है। अब आप जितने भी स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन्स को देखेंगे, ये सारे के सारे जो हैं एक कॉमन डिजीज कॉज कर रहे हैं, जो कि है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग जो है ये आपके कुछ नहीं सुपर एंटीजन की वजह से ही एक्चुअली होती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एक्सोफोलिएट डर्मेटाइटिस टॉक्सिन, माइकोप्लाज्मा आर्थराइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन और डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। ये तो कुल मिलाकर के इतने आपके सुपर एंटीजेंस नोन है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। नोट ये इंपॉर्टेंट है कि इट बाइंड्स आउटसाइड द TCR एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। ये जो हमारा सुपर एंटीजन है ना, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए, ये सुपर एंटीजन जो है कायदे से इस एंटीजन को कहाँ पे जोड़ना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। दिस एंटीजन शुड हैव कम ओवर हियर। MHC क्लास 2 और TCR का जो क्लेफ्ट है, बाइंडिंग क्लेफ्ट जो है, यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, ग्रीन वाले की जगह। यहाँ पे ग्रीन वाला है, बट ग्रीन वाला तो नॉन स्पेसिफिक है। इस ग्रीन वाले से कोई भी दिक्कत भी नहीं हो रही है, ग्रीन वाला नॉन स्पेसिफिक है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअली कल्प्रिट होता है वो पकड़ में नहीं आता, वो भागा हुआ रहता है पुलिस से, और जो जो कल्प्रिट नहीं है उसको पुलिस पकड़ लेती। सेम वे में यहाँ पर भी वही केस है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं था, इस ग्रीन वाले प्रोटीन की वजह से। सुपर एंटीजन जो एक्चुअली में दिक्कत कॉज कर रहा है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, और सुपर एंटीजन आकर के क्या कर रहा है, एक तरीके से इन दोनों को, दैट मीन्स MHC क्लास अल्फा को और TCR क्लास बीटा को, TCR V बीटा चेन को क्या कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दे रहा है। ठीक, दैट मीन्स अब जनरली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट तभी करेंगे जब कोई प्रॉपर पैथोजन बॉडी के अंदर आ चुका होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, सुपर एंटीजन एक तो उस क्लेफ्ट के अंदर आया नहीं है, बाइंडेड नहीं है, और दूसरी चीज उसने इस तरीके का एनवायरनमेंट कर दिया है कि T सेल रिसेप्टर का V बीटा चेन और MHC क्लास 2 का अल्फा चेन ये आपस में इस तरीके से बाइंड करवा दी है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे ये बाइंडिंग करवा दी, बांध दिया है इन दोनों को। अब अगर इस तरीके के ये दोनों आपस में बंध जाएंगे तो T हेल्पर सेल को लगेगा कि कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया है, क्योंकि इस तरीके से ये लोग आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है। अब टी सेल रिसेप्टर को दिख तो नहीं रहा है, टी सेल को दिख तो नहीं रहा है, टी हेल्पर सेल को दिख तो नहीं रहा है, उसने बस वो ये महसूस कर रहा है कि यस आकर के हमारी बाइंडिंग हो गई, जबकि प्रॉपर बाइंडिंग हुई नहीं है। बाइंडिंग तो बाहर से हुई है, अंदर की तरफ से कोई बाइंडिंग ही नहीं हुई। बाहर से सुपर एंटीजन ने इन दोनों को बाइंड कर रखा है, MHC क्लास 2 और टी सेल रिसेप्टर को। इसकी वजह से टी सेल को लगता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में है और वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की मतलब क्या हो गया, वो साइटोकाइंस वगैरह को रिलीज करना शुरू कर देगा, वो खुद बाकी और सारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एक फॉल्स एक्टिविटी चालू हो गई, जिसकी जरूरत नहीं थी। इस तरीके की एक एक्टिविटी शुरू हो गई है जो लॉन्ग टर्म में बॉडी को बहुत नुकसान करने वाली। ठीक, अगर आपको कोई डिजीज ना हो और आप उसकी कंटिन्यूअसली दवा खाते चले जाएं, बहुत लंबे समय तक एंटीबॉडी खाते चले जाएंगे, तो आपकी शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, आपको नुकसान होने लगेगा, आपकी बॉडी में डैमेज होने लगेगा। तो कुछ यही तरीके की यहाँ पर भी चीज है। जब कोई इस तरीके का इन्फेक्शन था नहीं, तो भी अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो अब यही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगेगा। यही यहाँ पे होता है, देखते हैं। तो बाइंड आउटसाइड द TCR एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, ये आपने देखा। एक्टिवेशन ऑफ वेरी हाई नंबर ऑफ टी सेल्स, अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ टी सेल्स एक्टिवेट हो गए। इसके अलावा साइटोकाइंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, जिसकी वजह से सिस्टमिक टॉक्सिसिटी देखने को मिलने लगी। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी मतलब ओवरऑल बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलने लगी। ठीक, अब सुपर एंटीजेंस कैन बाइंड डायरेक्टली टू सेलेक्ट TCR बीटा चेन्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुपर एंटीजेंस हैं वो कई बार देखा ये भी जाता है वो डायरेक्टली TCR बीटा चेन के साथ बाइंड कर जाते हैं। मतलब दे डू नॉट रिक्वायर, कि जरूरी नहीं है कि वो MHC क्लास अल्फा से बाइंड करके आए। तो कई बार सुपर एंटीजेंस कैन बाइंड डायरेक्टली टू सेलेक्टेड TCR बीटा चेन्स। इसकी वजह से क्या होगा, दे विल एक्टिवेट ऑल टी सेल्स एक्सप्रेसिंग दीज चेन्स। अब किसी स्पेसिफिकली TCR बीटा चेन को पकड़ करके उसके साथ बाइंड कर सकता है डायरेक्टली भी। इट इज नॉट रिक्वायरिंग MHC क्लास 2, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा MHC क्लास 2 के थ्रू ही आए।
कई बार क्या होता है, ये एंटीजन जाएगा और डायरेक्टली एमएचसी क्लास 2 की बीटा चेन से एमएचसी सॉरी टीसीआर जो बीटा चेन है उसके साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगेन टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और वही टी सेल एक्टिवेट होंगे जो इस तरीके की चेन एक्सप्रेस कर रहे होंगे जिसके साथ ये सुपर एंटीजन जाकर के बाइंड किया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टी सेल के पास अल्फा चेन कौन सी है। आपने देखा ना कि टी सेल के पास अल्फा चेन भी तो होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द अल्फा चेन प्रेजेंट ऑन द टी सेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा चेन क्या है, लेकिन अगर बीटा चेन उस तरीके की है कि सुपर एंटीजन इससे बाइंड कर सकता है तो ऑफ कोर्स खूब सारे टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनसे साइटोकाइन्स प्रोडक्शन होगा और सिस्टमिक नुकसान होने लगेगा। नेक्स्ट, डिजीजेस की बात करूं तो मैंने बताया आपको मेजरली दो डिजीजेस होती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं एक फूड पॉइजनिंग और एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक, फूड पॉइजनिंग जो है वो आपकी स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन की वजह से होती है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो टेबल ली है ये अगेन क्यूबी से ली हुई है। तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में हो गया और स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन के बारे में हो गया। नाउ सुपर एंटीजेंस कैन बाइंड डायरेक्टली टू, ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, अदर आइडियाज, व्हाट आर द अदर आइडियाज? कैन डायरेक्ट, सबसे पहली चीज तो कैन डायरेक्टली एक्टिवेट होस्ट टी सेल रिस्पॉन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है, बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्टली टी सेल को जो बीटा चेन है रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करके एक्टिवेट कर सकता है। नॉन स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेशन देखने को मिलता है, दैट मीन्स नॉन स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेशन एंड इन्फ्लेमेशन। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जरूरी, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है ना, कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन आया हुआ है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स तो हो ही नहीं रहा, नॉन स्पेसिफिक जनरल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे टी सेल्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं। इसकी वजह से रिजल्ट क्या है, हार्म्स द सेल्स, सेल्स को हार्म होता है, बॉडी को पूरा बहुत नुकसान होता है। हार्म्स द सेल्स एंड माइक्रो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। तो आपके ऑर्गन्स में, टिश्यूज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस तरीके की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगर जनरेट होती है। नेक्स्ट, इंड्यूस टी सेल टॉलरेंस टू द पैथोजन। इसका मतलब क्या हो गया, टी सेल टॉलरेंस। अब पैथोजन के अगेंस्ट ये टी सेल टॉलरेंस मतलब टी सेल अब क्या है, टी सेल उस पैथोजन को टॉलरेट कर जा रहा है। दैट मीन्स टी सेल इसमें इसके अगेंस्ट जो एक्चुअल जो पैथोजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैथोजन है भी नहीं और तब भी टी सेल एक्टिवेट हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, अगर एक्चुअल पैथोजन आ रहा होगा तो टी सेल उसके लिए टॉलरेंट बन जाएगा। ठीक, तो इंड्यूसेस टी सेल टॉलरेंस टू द पैथोजन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, कुछ और अदर आइडियाज हैं जो कि आपके पूरे के पूरे सुपर एंटीजन से रिलेटेड है। तो उम्मीद है आपको ये सुपर एंटीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि हमारे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो बैच 2 है वो शुरू होने वाला है। बैच 2 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बैच सेकेंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का हमारा शुरू होने वाला है और ये बैच जो है वो आपका शुरू होने वाला है 22 नवंबर से और ये लगभग 1 मंथ का कोर्स होगा। अगर आपको लगता है कि आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में उतनी अच्छी तैयारी नहीं है और आप चाहते हैं उसको ब्रशअप करना, तो यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक्स से शुरू करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल पे मेरा मोस्टली फोकस होगा ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर है, टोटल जो कोर्स है 1 मंथ का वो सिर्फ ₹1500 में अवेलेबल है और इसके साथ साथ अगर आप हमारी एक स्पेसिफाइड बुक है, अगर आप उसको भी परचेज करना चाहते हैं जो कि बाहर 300+ रुपीज़ में अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ₹225 में मिल जाएगी। तो अगर आप दोनों चीज़ें करना चाहते हैं तो आपका ₹1725 में आ जाएगा और अगर आप सिर्फ कोर्स करना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ₹1500 में आपके कोर्स भी अवेलेबल होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको बैच में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ज्वाइन करेंगे और ये सुपर एंटीजन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की और बढ़िया वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।